Hey everyone and welcome back to Mind Spine Tutorials. So previously we started with chronobiology but due to some things वो बीच में ही रह गई थी, वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई थी. So we are again back with the chronobiology and our today's topic is going to be rhythms gene. तो रिदम्स जीन के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं. क्या होता है, स्टूडेंट्स की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो जीन से स्पेसिफाइड होती है या नहीं होती है, ये एक तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यानी कि अगर हम समझें तो जो ये बायोलॉजिकल क्लॉक का पूरा जो कंसेप्ट होता है, इसके पीछे क्या जीन्स का हाथ होता है या जीन्स का हाथ नहीं होता है, ये एक तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया है. लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज फिर भी है जो इस व्यू को सपोर्ट करती है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक रिद्म जीन होता है जो कि क्या करता है, पीरियोडिसिटी को मेंटेन करता है. तो कुछ ऐसी व्यूज हैं जो ये प्रूव करते हैं कि रिद्म जीन या रिद्म जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पीरियोडिसिटी जो होती है उसको मेंटेन करते हैं. अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो जनरली जो ड्रोसोफिला होता है, मैं यहाँ ड्रोसोफिला के एग्जांपल लूंगी. ड्रोसोफिला, फाइन. तो मान लीजिए ड्रोसोफिला है, तो ड्रोसोफिला में क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 सर्कैडियन रिदम्स होती हैं. 2 सर्कैडियन रिदम्स होती है. 2 उसमें से एक जो सर्कैडियन रिदम होती है पहली वाली, उसका नाम होता है, यहां पर हम उसको नोट कर, दूसरी का भी लिख लेते हैं यहीं पर, लोकोमोटर एक्टिविटी रिदम. तो 2 रिदम्स होती है ड्रोसोफिला जो इंसेक्ट है, उसके अंदर 2 रिदम्स होती है, इक्लोजन रिदम और दूसरी होती है यहाँ पर लोकोमोटर एक्टिविटी रिदम. अब यहाँ पर ये जो इक्लोजन रिदम है इसका क्या काम होता है, वो ये कंसर्न, इस चीज से कंसर्न रहती है कि डे के कौन से टाइम पर जो इंसेक्ट है वो अपना मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट करेगा और उसके प्यूपल केस में से बाहर आएगा. यानी कि मेटामॉर्फोसिस एक तो कब होगा और वो उसके प्यूपल केस में से कब बाहर आएगा, ये जो 2 चीजें हैं डे के कौन से हिस्से में होगी, दिन के कौन से हिस्से में होगी, इसको इक्लोजन रिदम जो होती है वो कहना चाहिए चेक करती है या फिर उससे कंसर्न रहती है. वहीं जो लोकोमोटर एक्टिविटी रिदम होती है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स इसका काम होता है कि जो डे का कौन सा ऐसा हिस्सा है जब वो जो इंसेक्ट है वो एक्टिव होगा और ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जब वो डे के कहना चाहिए रेस्ट करेगा या फिर थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाएगा. तो कब वो एक्टिव होगा उसके ऊपर कंसर्न रहती है और कब वो रेस्ट लेगा दिन के कौन से हिस्से के अंदर, उससे लोकोमोटर एक्टिविटी रिदम जो होती है वो कंसर्न रहती है. तो ये तो ड्रोसोफिला का मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि ये नॉर्मली 2 सर्काडियन रिदम्स इसके अंदर हो सकती है, इक्लोजन रिदम और दूसरी होती है लोकोमोटर एक्टिविटी रिदम. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो लोकोमोटर एक्टिविटी रिदम होती है या फिर ये जो इक्लोजन रिदम होती है, ये जनरली जो मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, तब एक्टिव होती है. यानी कि जब 4 AM का टाइम होगा, 4 AM सुबह का टाइम, ठीक है. तो 4 AM के टाइम पे क्या होता है, इस इंसेक्ट के पास सफिशिएंट टाइम रहेगा कि वो अपने आप को स्ट्रेच कर सके, उसके जो क्यूटिकल्स है उनको हार्डन कर सके थोड़ा सा, और फ्लाइंग भी शुरू कर दे. मतलब कहना चाहिए जब सारे लोग उस टाइम पे सो रहे होंगे तो उस टाइम पे ये कहीं ना कहीं एक्टिव हो पाएगा. तो 4 AM के टाइम पे ये जो इक्लोजन रिदम है वो कंप्लीट हो पाती है और वो इंसेक्ट वहां ज्यादा एक्टिव हो पाता है. फिर 2 साइंटिस्ट आए, कोनोप्का एंड बेंजन, 1972 की बात थी. इन्होंने क्या करा, इन्होंने जनरेट करे एक म्यूटेंट ड्रोसोफिला को. यानी म्यूटेंट ड्रोसोफिला ऐसा ड्रोसोफिला जिसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन था, तो ऐसा म्यूटेंट ड्रोसोफिला जनरेट इन्होंने करा. दूसरी बात इन्होंने क्या की कि जब ये जनरेट कर रहे थे तो उस नए ड्रोसोफिला के अंदर पर जीन था, जीन पर भी आप कह सकते हो, तो पर जीन PERGENE उसके अंदर पाया जा रहा था. अब ये जो फ्लाइज थी, ये जो न्यू वाली जनरेटेड म्यूटेंट ड्रोसोफिला थी, इनके अंदर एबनॉर्मल सर्काडियन रिदम देखने को मिली. सो जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं, अलील्स जो हो सकते हैं किसी भी पर लोकस के, इन फ्लाइज को डिफरेंट बनाते थे. यानी कि ये जो फ्लाइज थी, इनकी जो क्लॉक्स थी उसकी साइकिल्स कितनी की हो गई थी, 16 आवर की या 28 आवर की हो गई थी. यानी कि जो नॉर्मली फ्लाइज का टाइम पीरियड रहता था वो 24 आवर्स का रहता था. लेकिन अब ये जो म्यूटेंट वाले ड्रोसोफिला थे, इनके अंदर क्या देखने को मिला कि इनकी साइकिल्स 16 आवर से लेकर 28 आवर की हो गई थी. नॉर्मल 24 था, लेकिन अब 16 से लेकर 28 आवर तक का चेंज देखने को मिल रहा था. यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला एक म्यूटेंट ड्रोसोफिला में तो कि वो म्यूटेंट ड्रोसोफिला पूरी तरह से एरिथमिक हो गई, यानी उसकी पूरी रिदमिसिटी ही खत्म हो गई. तो ये एक सिर्फ छोटे से जीन के बाद हुआ. यानी एक जीन का काम यहाँ पर कहीं ना कहीं है जो कि उस चीज को मेंटेन करने में, या फिर जो चीज पहले से मेंटेन थी उसको चेंज कर रहा है. जो चीज पहले 24 आवर की हो रही थी, एक जीन के लगने से उसमें 16 से 28 आवर का चेंज आ जाता है. तो यानी कि जीन का कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ रोल प्ले जरूर है.
ये यहाँ पर मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ। आगे समझते हैं। अब ये जो पर जीन होता है, ये पर जीन प्रोटीन जो होता है, जो जिसको बना रहा है, तो ये पर जीन प्रोटीन जो होता है ये ब्रेन सेल्स के अंदर बनता है, या हम कह सकते हैं जो पूरे दिमाग के सेल्स होंगे वहां पर ये बनता है। अब इसकी जो एग्जैक्ट जॉब है वो अभी तक नोन नहीं है, क्या इसका काम रहता है ये सब नहीं पता। फिर भी जो लेवल्स होते हैं पर मैसेंजर आरएनए के, या फिर हम बोल सकते हैं पर प्रोटीन के, इन दोनों के जो लेवल्स होते हैं वो ये रहते हैं कि जो ब्रेन सेल्स होते हैं उसके अंदर ये ऑसिलेट करने लगते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ? पर जीन प्रोटीन की और पर मैसेंजर आरएनए की। ये क्या करने लगते हैं? ये ऑसिलेट करने लगते हैं ब्रेन सेल्स के अंदर। और किस स्पीड से, किस पीरियोडिसिटी से ऑसिलेट करते हैं? 24 आवर्स के अंदर जो नॉर्मल फ्लाइज होती है उनके अंदर ऐसे ऑसिलेट करते हैं। तो ये बात यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि वहां पर ब्रेन सेल्स के अंदर ये ऑसिलेट करेगी एक पीरियोडिसिटी से, जो किसको मिरर करेगी, किसकी एक्टिंग करेगी? एक रिदमिक फंक्शन की एक्टिंग करेगी। इसको समझिए आप। तो पर जीन प्रोटीन एंड पर मैसेंजर आरएनए, आई नो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझिए जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर जीन प्रोटीन और जो पर मैसेंजर आरएनए होते हैं, ये दोनों चीजें क्या करती है? ब्रेन सेल्स के अंदर ऐसे ऑसिलेट करती है जो कि जो पीरियोडिसिटी अब बनती है वो किसको मिरर करती है? दूसरे रिदमिक फंक्शंस को मिरर करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर मैसेंजर आरएनए है और ये जो प्रोटीन है ये ऑसिलेट कर रहे हैं एक पीरियोडिसिटी से जो कि 24 आवर्स की होती है नॉर्मल फ्लाइज में, जो कि शो कर रही है नॉर्मल सर्काडियन साइकिल्स को। वहीं जो मॉलिक्यूल ऑसिलेशंस है उनकी जो पीरियोडिसिटी है वो अप्रोप्रिएटली 16, 19 या फिर 28 आवर्स की भी हो सकती है ड्रोसोफिला में, जिनके अंदर म्यूटेंट जीन्स हैं। तो नॉर्मल 24 आवर्स का था और अब चेंज इतने का आ रहा है, वो समझने के ऊपर ध्यान दीजिए। अब ये बात अभी भी हमको क्लियर नहीं हुई है कि जो पर है, ये जो पीईआर चीज है, ये खुद से क्लॉक है या फिर ये क्लॉक का कोई हिस्सा है, या फिर ये जो कंट्रोल मतलब जो भी कंट्रोल जीन है उसको मास्टर करने वाली चीज कौन है, कौन कंट्रोल करता है ये हर चीज को, ये सारी चीजें अभी भी डिस्कवर होना बाकी है। सो ये तो डेफिनेट है कि जो पीईआर होता है, पर जो होता है, ये सारी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो है, जैसे कि टाइमिंग ऑफ इक्लोजन था, ये जो लोकोमोटर एक्टिविटी साइकिल्स थी ड्रोसोफिला की, उसको कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर रहा था, उसकी टाइमिंग को ये कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ पर जीन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट ड्रोसोफिला के अंदर हमें देखने को मिला। हालांकि हमें ये नहीं पता है कि पीईआर एक क्लॉक बन रही है, कि ये एक क्लॉक का हिस्सा है, ये सब हमें नहीं पता। सिर्फ इतना डेफिनेट हुआ है कि जो पीईआर है वो जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है इस टाइमिंग ऑफ इक्लोजन का, लोकोमोटर एक्टिविटी साइकिल्स ऑफ ड्रोसोफिला का, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करता है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। अब आगे समझते हैं। अब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेजिमा तेई, 1984 की बात थी। तो जो ह्यूमन जीनोम सेंटर है, जो यूनिवर्सिटी जो टोक्यो की है, वहां पर ह्यूमन जीनोम सेंटर एक प्लेस है। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई करा कि जो ह्यूमन होता है और जो माउस का एक जीन होता है, वो दोनों ही, अगर ह्यूमन जीन की बात करें और माउस के जीन की बात करें, तो ये एक तरह के पेप्टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ये जो प्रोडक्ट था ड्रोसोफिला के पर जीन का, उसके सिमिलर होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ नोट करती हूँ। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये जो जीन सेंटर है, जो ह्यूमन जीनोम सेंटर है यूनिवर्सिटी टोक्यो की, वहां पर उन्होंने कहा जो ह्यूमन और माउस इन दोनों के जीन्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेप्टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो पेप्टाइड्स है वो किसके सिमिलर है? सिमिलर का साइन ऐसा बना देते हैं। किसके सिमिलर है? ये ड्रोसोफिला के पर जीन को लेकर सिमिलर है। ड्रोसोफिला के पर जीन को लेकर सिमिलर है। ह्यूमन का जीन और माउस का जीन ऐसे पेप्टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि किसके सिमिलर है? ड्रोसोफिला के पर जीन को सिमिलर है। ये बात किसने कही थी? हेजिमा तेई ने 1984 में कही थी। ह्यूमन जीनोम सेंटर है, यूनिवर्सिटी टोक्यो थी, वहां पर उन्होंने ये बात कही थी। और उनकी जो फाइंडिंग थी वो हमें कहीं ना कहीं इस तरफ लेके गई कि जो आइडेंटिफिकेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, वो कंस्टिट्यूट करता है बायोलॉजिकल क्लॉक को। यानी ये जो पेप्टाइड्स है वो भी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लॉक को कंस्टिट्यूट कर रहे थे। तो ये यहाँ पर भी जीन का कंसेप्ट आ रहा है कि बायोलॉजिकल क्लॉक और जीन कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रहे हैं, जैसे कि इस ड्रोसोफिला में इसके जीन्स और जो बायोलॉजिकल क्लॉक और रिदमिसिटी थी वो कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रही थी। सो थोड़ा सा ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए अच्छी चीज है, हमें और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस तरह से क्लॉक वर्क होता है मैमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सो रिसेंट स्टडीज ने ये शो कर दिया कि 2 जीन्स ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्काडियन रिदम इन ह्यूमंस के लिए। पहला जीन तो वो होता है
जो कि इंडिपेंडेंट टाइमर की तरह एक्ट करता है, उसको मतलब एक अलग तरीके से एक्ट करेगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि एक क्लॉक स्प्रिंग हो सकती है उस तरह से। वहीं जो दूसरा जीन होता है वो क्या करता है, जो लॉग्स होते हैं उनको चेक करना, जो कि क्लॉक रनिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं, इन सारी चीजों को चेक करता है। तो ये वाली बात अभी फिलहाल के लिए ऐसी स्टडीज आई हैं जो ये शो करती है कि दो ऐसे जीन्स होते हैं, 2 genes are responsible for circadian rhythm in humans, 2 genes responsible होते हैं ह्यूमंस के अंदर। ये बात पे आपको फोकस करना है। तो बस ये नॉर्मल सी बातें हैं। पहला जीन तो ये कर रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट टाइमर की तरह एक्ट करता है, इंडिपेंडेंट जो भी अलग सा टाइमर होगा उसकी तरह एक्ट करेगा। पहले वाले के लिए इंडिपेंडेंट टाइमर वाली बात कही हमने, जैसे कि क्लॉक स्प्रिंग होती है उसकी तरह। वहीं जो दूसरा जीन होता है, क्लॉक स्प्रिंग भी लिख लेते हैं, CS लिख रही हूँ। वहीं जो दूसरा जीन होता है वो क्या करता है, वो लॉक गियर लॉक करता है, विच कीप्स दी क्लॉक रनिंग, जो क्लॉक से उसको नॉर्मली रन करने में हेल्प करता है, वो दूसरा जीन हो जाता है। तो ये बातें उन्होंने यहाँ पर हमें कही।